और बड़ी खबर दिल्ली धमाके पर बोले अश्विनी वैष्णव, दिल्ली धमाके को बताया आतंकी हमला। तो आज सीसीएस की बैठक के बाद कैबिनेट की बैठक हुई थी। उन्होंने कहा कि आतंक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति भारत की हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। दिल्ली धमाके पर अश्विनी वैष्णव की तरफ से कहा गया कि दिल्ली धमाके को जिस तरह से अंजाम दिया आतंकियों ने, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आतंक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। हर बार की तरह मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा आतंकियों को। तो दिल्ली धमाके पर बोले अश्विनी वैष्णव, दिल्ली धमाके को आतंकी हमला उन्होंने बताया है और आतंक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। जैसा कि हमेशा भारत की तरफ से कार्रवाई की जाती आतंकियों के खिलाफ, वो आगे भी देखने को मिलेगी। जिस तरह से काराना करतूत आतंकियों ने की है, उसका अंजाम भी उन्हें भुगतना होगा। तो दिल्ली धमाके को आतंकी हमला बताया है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। आज सीसीएस की बैठक हुई थी और इस सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, एनएसए अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। उसके बाद कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में दिल्ली में हुए धमाके को लेकर शोक व्यक्त किया गया और इसके बाद कैबिनेट की ब्रीफिंग हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आतंक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। तो दिल्ली धमाके को आतंकी हमला बताया है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। आतंक के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। इसके पहले उन्होंने आतंकी हमले को लेकर शोक जाहिर किया और उसके बाद कहा कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज ही प्रधानमंत्री मोदी भूटान से लौटे हैं और उसके बाद सीसीएस की बैठक प्रधानमंत्री आवास पर बुलाई गई थी। सीसीएस की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री मोदी, तीनों सेनाओं के प्रमुख, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे। बैठक में क्या कुछ निर्णय हुआ है ये तो अभी बाहर निकलकर नहीं आया है, लेकिन साफ कहा गया है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से कि आतंक के प्रति भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी, जैसा कि हमेशा भारत की तरफ से आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में हमारी पॉलिटिकल एडिटर आदिति नागर जुड़ गई हैं। आदिति, सीसीएस की बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया ये तो अभी निकलकर बाहर नहीं आया है, लेकिन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी एक बार साफ कर दिया कि आतंक के प्रति जो भारत की नीति रही है, जीरो टॉलरेंस की नीति, उसी का पालन किया जाएगा और आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अभी भी एक सवाल उठ रहा है कि क्या इसको आतंकी नाम दिया या नहीं दिया, टेरर अटैक कहा या नहीं कहा। तो जाहिर तौर पे देखिए, अगर हमारे पास जो रेजोल्यूशन आया है कैबिनेट की तरफ से, उसमें तो साफ कहा गया है एक्सप्लोजन नियर रेड फोर्ट दिल्ली, लेकिन उसमें जो रेजोल्यूशन है उसमें संकेत यही है कि आतंकवादी हमला और उसको लेकर जीरो टॉलरेंस है, जैसा आप भी बता रहे हैं। अब मैं जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता देते हैं कि 10 बड़े रेजोल्यूशन सीसीएस की बैठक में, कैबिनेट की बैठक में जो हुए, क्योंकि 2 अलग फैसले भी हुए हैं एक्सपोर्ट को लेकर तमाम। सबसे पहले जो एक्सप्लोजन हुआ उसको लेकर क्या हुआ, पहला है कि दिल्ली के लाल किले के पास जो ब्लास्ट की घटना हुई वो 10 नवंबर की शाम को धमाका हुआ, कई लोगों की मौत, घायल हुई। उस 2 मिनट का उसमें मौन रखा गया है और कैबिनेट का प्रस्ताव क्या है, प्रस्ताव बताते हैं। घटना को आतंकी और राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा अंजाम दिया गया। अब इसका यही मतलब है कि इसको टेरर अटैक इस कैबिनेट की बैठक में जो जिसका इंतजार था वो कह दिया गया। ये कहा गया है कि घटना को आतंकियों ने और राष्ट्र विरोधी ताकतों ने अंजाम दिया है। ये कायराना और बर्बरता कृत्य की निंदा की गई है और इसके साथ साथ पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना है। सरकार ने शोक संवेदना व्यक्त की, कैबिनेट में भी मौन रखा गया। फिर बताएं, घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और तमाम जो मेडिकल सुविधाएं हैं और इमरजेंसी कर्मियों को सराहना भी की कि कैसे उनको तुरंत वहां पर काम, उनकी देखभाल की गई। साथ में भारत की, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, आतंकवाद के किसी भी रूप के लिए को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो पॉइंट है इसमें बहुत सारा मैसेज है। जो आपने कहा कि अभी सीसीएस में क्या बड़े फैसले हुए, तो ये जो पॉइंट है कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यानी इस पे कोई ना कोई एक्शन होगा। कैसा होगा, किस रूप में होगा, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक होगी, घर में घुसकर मारेंगे, ये अभी अंदर प्लानिंग चल रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, जीरो टॉलरेंस नहीं, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरा देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की सराहना की, जिस तरीके से दुनिया भर से लोगों ने अपना दुख जताया, इजराइल की तरफ से लगातार तमाम अलग अलग देशों की तरफ से आ रहा है, दुनिया भर के देशों द्वारा एकजुटता और समर्थन मिला, यानी इंटरनेशनल पॉलिसी को भी यहाँ पर दिखाया। दूसरा, एजेंसीज की तेज कार्रवाई की प्रशंसा की, सुरक्षा बलों, एजेंसियों और नागरिकों की तत्परता की तारीफ की गई कि किस तरीके से लोगों को बाहर निकाला, हॉस्पिटल तक पहुंचाया, जो नागरिक थे उन्होंने भी। और साथ में जांच तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। अब आप खास तौर पर सुनिएगा, दोषियों
सहयोगियों, जो ग्राउंड सपोर्ट होता है, जिसमें हमारे आसपास के लोग कई बार मिल जाते हैं, जैसे कि डॉक्टर उमर थे, साथ में और जो स्पॉन्सर्स हैं। अब स्पॉन्सर्स कौन होते हैं? स्पॉन्सर्स जो सरहद पार बैठकर आदेश देते हैं, जैश ए मोहम्मद, और वो जैश ए मोहम्मद जो पाकिस्तान की सरजमी पर बैठे हैं, यानी वो भी सहयोगी है पाकिस्तान। तो बिना कहे बहुत कुछ कह दिया है। इसके साथ साथ बिना देरी के कानून के शिकंजे में लाने के आदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दे दिए हैं एजेंसीज को। और सबसे इम्पोर्टेंट, राष्ट्र सुरक्षा के लिए पुनर्दृष्टि की गई है। पुनर्दृष्टि की सरकार हर नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ये 10 बड़े रेजोल्यूशंस लिए गए हैं, लेकिन इसमें बड़ी बात की है कि जीरो टॉलरेंस है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी बर्दाश्त तो नहीं करेंगे, जवाब तो देंगे। और दूसरा, सहयोगियों के लिए भी, और खास तौर पे स्पॉन्सर्स के लिए, और जो इसमें संलिप्त थे खुद व्यक्तिगत, वो सभी लोगों को कड़ी से कड़ी उन पे कार्रवाई होगी, पकड़ा जाएगा। और तब तक ये ऑपरेशन खत्म नहीं होगा जब तक तह तक नहीं पहुंचा जाएगा। तो बिटवीन द लाइंस बहुत कुछ कह दिया। अब यही बात है कि ऑपरेशन 2 किस रूप में चलेगा, 2.0 किस रूप में चलता है, वो देखना होगा कि डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है, इंटरनेशनल लेवल पर किसी और तरीके से रोका जाएगा, या घर में घुसकर एक स्ट्राइक की जाएगी। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि जैश ए मोहम्मद के जो बचे हुए ठिकाने हैं, उसको कैसे भारत की तरफ से चाहे एयर स्ट्राइक, चाहे किसी भी तरह से अटैक किया जाए, और बचे हुए ठिकाने हैं उनको मार गिराया जाए, क्योंकि वही उनकी रीढ़ की हड्डी है। तो 2 तरीके से, एक यहाँ पर जो स्लीपिंग सेल नेक्सस पूरा वाइट कॉलर चल रहा है प्रोफेशनल्स का, उसको तोड़ दिया जाए, और एक वहाँ पर जैश ए मोहम्मद की बची हुई रीढ़ की हड्डी को निस्ते नाबूद कर दिया जाए। इसकी प्लानिंग सरकार ने शुरू कर दी। अदिति, अगर सारी कड़ियों को जोड़ा जाए तो जो आज सीसीएस की बैठक हुई, इससे पहले जब पहलगाम में 22 अप्रैल को हमला हुआ था, उसके बाद 23 अप्रैल को सीसीएस की बैठक हुई थी, और बैठकें लगातार चली थी, लेकिन संकेत मिलते थे, कोई निर्णय जो सीसीएस की बैठक में लिया जाता था वो बिल्कुल भी बाहर निकल कर नहीं आता था। और उसके बाद जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत देर रात में भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान पर कार्रवाई की गई, उसको लेकर किसी को जानकारी तक नहीं थी, भनक तक नहीं थी। अब सीसीएस की इधर बैठक दिल्ली में चल रही है, बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है वो अभी तक निकल कर बाहर नहीं आया, लेकिन जो संकेत दिख रहे हैं उससे क्या माना जाए कि आने वाले समय में ऑपरेशन 2.0 सिंदूर 2.0 के तहत पाकिस्तान पर कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो ऑपरेशन त्रिशूल के तहत तीनों सेनाएं एक साथ ज्वाइंट युद्ध एक्सरसाइज करने में इस वक्त जुटी हुई हैं, और ये एक्सरसाइज पिछले कई महीनों से चल रही है। देखिए, मैं जहाँ पर अभी खड़ी हूँ प्रधानमंत्री आवास के बाहर, यहीं पर जब पुलवामा का हमला हुआ था तब सीसीएस की बैठक हुई। सीसीएस क्यों इम्पोर्टेंट होता है, और आपने क्यों सीसीएस के पहलगाम हमले के बाद में जो बहुत सारी सीसीएस है उसका जिक्र हुआ, और आज हम सीसीएस को लेकर इतना ज़्यादा क्यों थे कि क्या होने वाला है? इसीलिए क्योंकि कई बार चीज़ें बाहर आती हैं, कई बार समय के साथ आती हैं। तो जब पुलवामा का हमला हुआ था तब अरुण जेटली बाहर आए थे, और यहीं से उन्होंने बाहर बाइट देकर ये बताया था कि किस तरीके से हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन के लिस्ट से बाहर निकाल दिया है पाकिस्तान को। डिप्लोमेटिक एक्शंस होते हैं। फिर पहलगाम हुआ, तब सीसीएस की बैठक के बाद 2 बड़े फैसले हुए, जिसके लिए आज भी पाकिस्तान तरस रहा है। पानी का फैसला, जल संधु जो हमारी वो थी उसको तोड़ दिया गया था, जल संधि को, तो वो एक बहुत बड़ा हाहाकार डिप्लोमेटिक स्ट्राइक थी। उसके साथ साथ यहाँ पर जितने भी ब्यूरोक्रेट्स और डिप्लोमेट्स थे उनको यहाँ पर वापसी कर दी थी, मिलिट्री अटैच कर दी थी यहाँ पर जो उनका ऑफिस है। तो जाहिर तौर पे सीसीएस में बड़े फैसले होते हैं। अब यहाँ जो मैंने आपको 10 रेजोल्यूशन कैबिनेट के बताए, उसमें 2 चीज़ें साफ कर दी कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और तीसरा जो सहयोगी हैं और जो सरगना हैं उन तक भी पहुँचा जाएगा। यानी प्लानिंग हो रही है, किस रूप में होती है। देखिए, कभी एयर स्ट्राइक होती है, कभी हम अलग तरीके से करते हैं, कभी तो अलग अलग तरीके से, जो वॉर का जो एक अलग मेथड है, इस बार क्या चुना जाता है, तो शायद ये प्लानिंग चल रही है। लेकिन ये तय है कि भारत सरकार चुप नहीं रहेगी, ये उनके रेजोल्यूशन से साफ नजर आ गया है। अब ऑपरेशन 2.0 का रूप क्या होगा, बस उसी पर चर्चा यहाँ पर, या तो प्लानिंग हो चुकी है या तीनों सेनाओं को ये कहा है कि आप अपने अपने प्लान के साथ मेरे साथ आइए। और देखिए, ना हम सिविलियंस को मारते हैं ना कुछ करते हैं, लेकिन जो जैश ए मोहम्मद ये कर रहा है, उसकी बची हुई जो रीढ़ की हड्डी है उसको किस तरीके से तोड़ना है, उसको किस तरीके से ख़त्म करना है, उस पर प्लानिंग है। और यहाँ पर जो नेक्सस चल रहा है उसको तोड़ने की प्लानिंग यहाँ पर चल रही है।
अदिति, एक बात मुझे और याद आती है, जब 22 अप्रैल को पहलगाम का हमला हुआ था, उस दौरान भी कई राउंड की बातचीत हुई, कई राउंड की बैठक हुई, सीसीएस की बैठक हुई, तीनों सेनाओं प्रमुखों के साथ में बैठक हुई और उस वक्त देश में एक आग थी कि पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को इसीलिए साइलेंट किलर कहा जाता है। ट्रंप की तरफ से कहा गया था साइलेंट किलर है प्रधानमंत्री मोदी, क्या कुछ कब निर्णय लेने वाले हैं कोई समझ नहीं पाता, ना जान पाता है। उस दौरान भी जब बैठकें चल रही थी तो जातिगत जनगणना को लेकर उनकी तरफ से कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया था और लोग भूल चुके थे कि पाकिस्तान के ऊपर कोई कार्रवाई होगी। आज भी देखा, जब अश्विनी वैष्णव प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर कई सारे निर्णय लिए गए और भी कैबिनेट के कई सारे फैसले हुए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी कब क्या कार्रवाई करेंगे आतंकियों के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, कोई समझ नहीं सकता, ना कोई जान सकता है। देखिए, भारत एक बढ़ती हुई इकोनॉमी है। भारत प्रतिबद्ध है कि देश का हर एक व्यक्ति प्रगति करे, युवा प्रगति करें और हम आप देखिए किस तरीके से जापान की हम चौथी अर्थव्यवस्था पर पहुंच चुके हैं। हमारा टारगेट है तीसरी अर्थव्यवस्था तक, पांचवी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचने का। और किस तरीके से इतना टैरिफ और तमाम तरीके के ड्रामे के बाद भी भारत ने अपना स्टैंड लिया हुआ है। भारत को तेल अगर खरीदना है, चाहे ट्रंप कितना चिल्ला के बोल रहे हैं, तो भारत की इंटरनेशनल पॉलिसी और उसका स्टैंड अपना स्टैंड है। रशिया से दोस्ती है तो है, कोई धमका नहीं सकता। पाकिस्तान पे अटैक करना है तो करना है, पाकिस्तान को सबक सिखाना है। तो इसी तरीके से भारत को लेकर अपना स्टैंड है 140 करोड़ लोगों के लिए। तो आज के कैबिनेट की बैठक में जो बहुत सारे और फैसले किए गए हैं वो इसलिए क्योंकि जो हमारी प्रगति है, प्लान है, वो अपने एक्शंस और अपने टाइमलाइन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन उसके इतर जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ है उसको बख्शा नहीं जाएगा। और देखिए, कई बार सुरक्षा के लिहाज से कई बार कहा जाता है, आप देखिए कि कुछ समय में पहले वॉर जहां पर होती थी वहां पर मीडिया पहुंच जाती थी, लेकिन अब वो लाइव नहीं बताया जाता। कई ऐसी चीजें हैं जो प्लानिंग यहां पर हो गई होगी। ठीक है अदिति, यानी कि माना जाए कि आतंक के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति रही है भारत सरकार की, भारतीय सेना की, वो आगे भी देखने को मिलेगी अगर इसी तरह से कोई करतूत करता रहा, भारत में निहत्थे लोगों पर हमला करता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।